वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आइए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत में भाग नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने भाग 2 कर लिए हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे पुराण, धर्मशास्त्र और स्मृतियों के बारे में। तो पहला पॉइंट है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें कहाँ से मिलता है? तो आंसर होगा पुराणों में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो क्वेश्चन हमारा पहला रहा, पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष अथवा दूसरा नाम उनका क्या है? उनके पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान पुराणों का नाम है। इनकी रचना कब की गई? तो इनकी रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में, 3री से 4थी शताब्दी ईस्वी में इनकी रचना की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारजटर नामक विद्वान ने इनके ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। पारजटर एक विद्वान हैं, उन्होंने पुराणों के महत्व के बारे में बताया। अगला पॉइंट है, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कौन कौन है? पहला सर्ग है। सर्ग का मतलब है जगत की सृष्टि। दूसरा प्रतिसर्ग है, इसका मतलब है प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, फिर से जगत को नए तरीके से बनना। वंश का मतलब है ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली। मनवंतर का मतलब है महायुग। वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। ये 5 प्रकार अमरकोश में बताए गए हैं। कौन कौन है? सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और 5वां वंशानुचरित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 18 है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई गई है। किस में राजाओं की वंशावली पाई गई? क्वेश्चन है, तो आंसर होगा मत्स्य में, वायु में, विष्णु पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, भागवत पुराण में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? तो आंसर होगा मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संबंध किससे है? तो आंसर होगा विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो इसको याद रखना पड़ेगा। मत्स्य पुराण जो सबसे प्रमाणिक है, इसका संबंध किससे है? आंध्र राजाओं से, जो सातवाहन है, सातवाहन राजाओं से संबंधित है मत्स्य पुराण। वायु पुराण संबंधित है आपके गुप्त वंश से और विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। अगला पॉइंट है, पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए हैं। सरल है और व्यवहारिक है। वैदिक साहित्य के उपरांत 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना हुई, जिसमें रामायण है और दूसरा महाभारत है। रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य हुई है, जबकि महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच। रामायण 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा टाइम पीरियड है। इतने समय में बहुत सारे राजा आए होंगे, उनकी भी बातें इसमें जोड़ी गई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया। 500 ईसा पूर्व, तो 500 और 300 कितना? 800 बरस आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। आप सभी जानते हैं महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000, जिसके कारण इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इन महाकाव्यों में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है, धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि के सम्मिलित रूप को
धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? तो धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि को जब हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, उसको धर्मशास्त्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है धर्म सूत्रों का काल 500 से 200 ईसा पूर्व माना गया है। कालांतर में इन्हीं धर्म सूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। आगे चलते हैं। तो ये ब्लैंक पेज है, इस पे हम लोग अभी जो हमने पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमसे पूछा जाएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आप जानते हैं, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, 18 है। अब दूसरी बात है, पुराणों की रचना किसने की है? तो लोमहर्ष ने। किसने? लोमहर्ष, अथवा इनके पुत्र हैं, अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा, उग्रश्रवा, इनके द्वारा रचना की गई है पुराणों की। और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पुराणों का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या है? अर्थ आंसर होगा प्राचीन आख्यान, आख्यान। और सबसे प्रमाणिक, अगर हम बात करें सबसे प्रमाणिक पुराण, तो सबसे प्रमाणिक पुराण आपका कौन सा है? मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? तो आंध्र की, यानी कि आंध्र के जो 7 महान राजा थे उनकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विष्णु पुराण, कौन सा पुराण? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंसर होगा मौर्य वंश, मौर्य वंश। इसको तो हमको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। कई बार ये पूछा गया है विष्णु पुराण किससे संबंधित है। विष्णु पुराण जो है वो आप अच्छे से याद हम लोग रखेंगे, मौर्य वंश से संबंधित। अगला पॉइंट है, हमसे पूछा जाता है कि वायु पुराण किससे संबंधित है? तो आंसर होगा गुप्त राजाओं से। तो एक और पॉइंट देख लेते हैं, अमरकोश में, अमरकोश में पुराणों के कितने विषय बताए गए हैं? तो ये 5 हैं। तो आप सभी जानते हैं इन 5 को, कौन कौन है? तो देख लेते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा वंश, एक हो गया वंशानुचरित, वंशानुचरित। तो वंश में वंशावली के बारे में बताया गया। एक होता है सर्ग, एक होता है आपका प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग, और अंतिम हमने लिख दिया मनवंतर। तो ये 5 हम लोग याद रखेंगे। 5 प्रकार का बताया गया है, पुराणों को बताया गया है, रखा गया है अमर को। अगला पॉइंट है 7वां, पुराणों के महत्व के बारे में किसने ध्यान आकृष्ट किया? तो पुराणों के बारे में पारजटर एक विद्वान हैं, इन्होंने इनके महत्व को समझा और उनको लाइट में ले आए। एक और बात बता दें कि पुराण प्रमाणिक अगर कहा जाए, प्रमाणिकता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अनुश्रुतियों पर आधारित हैं, सुनी हुई बातों पर आधारित हैं। अगला पॉइंट है, पुराणों को कैसे भाषा में रखा गया? तो सरल भाषा थी प्लस व्यवहारिक भी रही होगी, इसीलिए ये लोकप्रिय हुए होंगे। अब अगला पॉइंट है कि पुराणों से पता चलता है कि राजाओं की वंशावलियाँ कहाँ कहाँ से पता चलती हैं। तो 3 तो हम लोगों ने जान लिए, एक आध और जान लेते हैं। कौन कौन हमने जाने? तो एक था विष्णु पुराण, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र यानी कि 7 वाहन वंश से संबंधित है। एक आपका वायु पुराण है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण। तो इनसे हमें वंशावलियों के बारे में पुराणों से पता चलता है, राजाओं की वंशावलियों के बारे में। अब वैदिक साहित्य के बाद में भी 2 बड़े बड़े, वैदिक साहित्य के बाद रचना किसकी होती है? वैदिक साहित्य के बाद रामायण और महाभारत की रचना होती है। महाभारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक हैं। पहले नहीं थे लेकिन बाद में जोड़ते रहे लोग। तो इसका काल है 400 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। इसमें है 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ये
इसका ये काल है। रामायण की अगर रचना की बात करें तो वाल्मीकि जी ने की है। तो आप महाभारत की बात करें तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। आप सभी इनसे परिचित हैं। महाभारत का दूसरा नाम भी होता है जय संहिता। जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जय संहिता भी इसको हम लोग बोलते। इन दोनों महाकाव्यों से, रामायण हो या महाभारत हो, तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है कि वो कैसे किस प्रकार से रहते थे, आर्यों के विषय में जानकारी। तो ये अच्छे से हम लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि धर्मशास्त्र क्या है। धर्मशास्त्र क्या है, तो धर्म सूत्र को मिला दें। धर्म सूत्र इसमें होता है, इसमें मुख्य रूप से कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3 बातें यहाँ करने जा रहे हैं। दूसरी आपकी होती है स्मृति, तीसरी आपकी है भाष्य निबंध। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो धर्मशास्त्रों की रचना हो जाएगी। इसके अलावा भी होते हैं, 3 तो हमने मोस्टली जो कॉमन है उनको लिख दिया है। इतनी बातें हमने पढ़ी हैं अभी तक आज के सेशन में। चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पॉइंट है धर्म सूत्रों की रचना गद्य में, जबकि स्मृति ग्रंथों की रचना पद्य में हुई है। तो एक पॉइंट और हम लोग समझ गए, स्मृति ग्रंथों की रचना के बारे में बात है कि पद्य में है, और धर्म सूत्रों की रचना कैसी है, गद्य में है। तो यहाँ हम लोग एक और पॉइंट देख लेंगे। स्मृति की रचना पद्य में है, गाई जा सकती हैं, और इसकी रचना धर्म सूत्र की किस रूप में है, तो गद्य में इसकी रचना की गई है। स्मृति की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनु स्मृति है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है। अगला पॉइंट है नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन स्मृतियाँ गुप्तकालीन हैं। तो जो नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है या कात्यायन स्मृतियाँ हैं, ये सभी गुप्तकालीन हैं। इनसे गुप्तकाल के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन है? भारुची, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट। तो मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन कौन हो गए? 1 नंबर पे आप लिखेंगे भारुची हैं, दूसरे नंबर पर आपके हो गए मेघातिथि, तीसरे नंबर पर आपके कौन हैं? गोविंदराज, चौथे नंबर पर हैं कुल्लुक भट्ट। इनको अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है याज्ञवल्क स्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन हैं? विश्वरूप हैं, विज्ञानेश्वर हैं तथा अपरार्क हैं। स्मृति टीकाओं से हमें हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब बहुत महत्वपूर्ण आपका चलने वाला है बौद्ध साहित्य। पहला पॉइंट आपका रहा, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब है 3 टुकड़ियाँ, 3 टुकड़ी। इनके नाम कौन है? सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब अगला पॉइंट है सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की बातें जातक ग्रंथों में की गई हैं। अगला पॉइंट है सिंघली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से भी भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अब जैन साहित्य की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। साहित्य को क्या कहा जाएगा? आगम। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। अगला पॉइंट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। कब की? लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व में। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। भगवती सूत्र से महावीर की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है तथा उबास गदसाहो में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं।
जैन साहित्य से तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक धार्मिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अब लौकिक साहित्य के ऊपर हम लोग चलते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। लौकिक साहित्य से क्या? ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र जो है पहला राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र पर कामंदक ने नीतिसार नामक टीका लिखा है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र पर कामंदक ने नीतिसार, क्या है नीतिसार? एक टीका है, लिखा गया है। अगले पॉइंट्स की तरफ हम लोग चलते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें यूरोपीय व रोमन हैं, चीनी लेखक हैं, अरब के लेखक हैं। आइए अगले पॉइंट की तरफ। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसीएस का वृत्तांत है। टीसीएस ईरान का राजवैद्य था। तो क्वेश्चन है, टीसीएस कहाँ से संबंधित है? ईरान से। क्या था? तो राजवैद्य था। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? तो इतिहास का पिता। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। सिकंदर के समकालीन लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में फेवरेट क्वेश्चन है ये। निर्याकस है, आने सिक्रेटस है, अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ये सब साथ में आए थे सिकंदर के। सिकंदर के पश्चात 3 यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनीसियस पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में आए थे। ये बाद में आए, सिकंदर के मेगस्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा। भारत का भूगोल कब लिखा गया? 2री शताब्दी में। किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, अज्ञात लेखक हैं। वह 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में क्या जानकारी है? तो क्वेश्चन आपका ये रहा, आंसर रहा बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम चीनी लेखकों के ऊपर चलते हैं। तो चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। बौद्ध धर्म वहाँ पे बहुत चढ़ बढ़कर था। शिंतो भी था, ताओ भी था, अभी भी हैं। भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। चीनी बौद्ध यात्री भारत को इनतू के नाम से पुकारते थे। कितना बेहतरीन नाम है, इनतू। इनतू, हमारे इधर कहते हैं चिंटू, ठीक है, इनतू और चिंटू जोड़ी मिल गई। आगे चलते हैं। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 16 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सी यूकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का यात्रा विवरण। ये तो भाई साहब उस जमाने में 138 देश घूम लिए, यहाँ लाले पड़ गए हैं, एक देश नहीं घूम पा रहे हैं। नेपाल तो आदमी कभी भी जा सकता है। इसके अलावा इतसिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। इतसिंह कब आया? क्रम भी पूछता है, अभी हम लोग करेंगे एक ब्लैंक पेज पर ये सब।
इत्सिंग आया 7वीं शताब्दी के अंत में। उसने नालंदा के बारे में लिखा, विक्रमशिला के बारे में लिखा, भारतीयों की वेशभूषा के बारे में लिखा, क्या खाते हैं उनके बारे में भी लिखा। मातबान लिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में सूचना मिलती है। मातबान लिन से क्या जानकारी मिलती है? हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में। तथा चाओजुकुआ, चाओ जू कुआ चोलों के संदर्भ में सूचना देता है। चोलों के संदर्भ में जानकारी हमें चाओ जू कुआ से मिलती है। आइए ब्लैंक पेज की तरफ चलते हैं। जो भी हमने पढ़ा है इसको एक समरी के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध साहित्य को। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियाँ। कई बार पूछा गया है, इसीलिए एक भी फर्जी बात नहीं होगी भाई साहब। 3 टोकरियाँ। अब इसमें त्रिपिटक में 3 हैं शामिल। कौन कौन है? एक का आपका हो गया विनय पिटक। एक आपका है सुत्त पिटक। अंत में अशोक के समय में, कब? अशोक के समय में अभिधम्म पिटक। इनकी डिटेल में बात होगी, चूँकि अभी ये आएगा अलग से, तब बहुत अच्छे से इनकी बात की जाएगी। जो सुत्त पिटक है इसको इनसाइक्लोपीडिया बौद्ध साहित्य का कहा जाता है। साइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध साहित्य की अगर बात करें, प्राचीन इतिहास की जानकारी हमको 2 जगह से मिलती है। एक दीपवंश है, एक महावंश है। यहीं से 16 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद के विषय में कौन जानकारी देता है? देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक आध बात एक्स्ट्रा भी पता चल जाती है जनपदों के बारे में यहीं से। ये दोनों सिंगली बौद्ध ग्रंथ हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं जैन ग्रंथों के ऊपर। तो सबसे पहले जैन साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। इसमें 12 अंग जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जैन साहित्य में अगर हम एक और चर्चा करें, क्या? भगवती सूत्र की। तो भगवती सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो बहुत बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा। इनके रचनाकार हैं सुधर्मा स्वामी। कौन से स्वामी हैं? सुधर्मा स्वामी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं एक और पढ़ लेते हैं, कल्पसूत्र। पहला पॉइंट तो है कल्पसूत्र क्या है? तो जैन ग्रंथ है। किसने लिखा है? दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, किसने लिखा है? तो आप आंसर देंगे भद्रबाहु ने। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई। और अभी जब आएगा जैन धर्म तब हम आपको बताएंगे कि 2 टुकड़ों में टूट गया। एक श्वेतांबर थे, एक दिगंबर थे। तो ये भगवती सूत्र के रचयिता श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। अभी इनकी चर्चा नहीं कर रहे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इतिहास के जो इतिहास लेखन किया गया, किस आधार पर किया गया, क्या क्या ज़रूरतें रहीं, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। जब इनका समय आएगा तो सब बता दिया जाएगा। भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य चले गए, श्रवणबेलगोला चले गए। वहाँ उन्होंने संलेखना पद्धति से क्या अपनी देह को त्याग दिया। आएगा समय, हम लोग अभी महत्वपूर्ण बातें जान रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जैन जो ग्रंथ हैं किस भाषा में लिखे गए? तो आंसर होगा प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है भद्रबाहु से संबंधित, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कल्पसूत्र से संबंधित, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में बताया गया। महावीर स्वामी जो हैं
उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। अब इधर हम लोग चलते हैं और 2-4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लेते हैं। उवास गद साव में, उवास गद साव में क्या मिलता है? तो जो गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं या उपासकों के बारे में कर लें। उपासक जो है, उपासकों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो जितने भी जैन ग्रंथ हों या बौद्ध ग्रंथ हों, उनके समय में भारत की धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लौकिक साहित्य को। किस साहित्य को? लौकिक साहित्य को। लौकिक साहित्य भी हम लोग देख लेते। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमी वाला अर्थशास्त्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। इससे मिलता क्या है? तो राजनीतिक जानकारी मिलती है। किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश से। आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के रचनाकार को, कौटिल्य इनका नाम है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचनाकार है। भारत का पहला राजनीति के विषय में जानकारी देने वाला ये ग्रंथ है। कौन? अर्थशास्त्र। भारत का पहला राजनीतिक अगर ग्रंथ की बात कर लें तो यही अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी ये जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। कौन? तो कौटिल्य। इनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इसी अर्थशास्त्र पर एक टीका लिखा गया है। टीका का नाम है नीतिसार। किसने लिखा है? तो आंसर होगा आपका कामंदक ने एक टीका लिखा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो थी अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई, उनको हमने देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। ईरान का एक राजवैद्य है, राजवैद्य का नाम है टीसीएस। इसकी पुस्तक से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दूसरा आपका हेरोडोटस है। हेरोडोटस हैं तो कई, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। हेरोडोटस, इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के विषय में जानकारी हमें मिलती है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता। सुनी सुनाई बातों पर इसने खूब गप्पे मारी हैं। अब गप्पे हैं कि सही है, ठीक ही कहा होगा, और कुछ मिलावट भी होगी, कुछ अपनी तरफ से भी बता दिया होगा। तो लेकिन इसको कुल मिलाकर इतिहास का पिता कहा जाता है। भारत के विषय में इसको जानकारी सिर्फ अनुश्रुतियों से प्राप्त हुई है। भारत आया कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब सिकंदर के समकालीन जो 3 उसके साथ आए थे लेखकगण, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। एक था निरयाकस, दूसरा है आने सिक्रटस, और तीसरा आपका है अरिस्टोबुलस। तीसरा कौन है? अरिस्टोबुलस। इनको याद रखना पड़ेगा, यही ऑप्शन में आपको दे देगा। चौथा भी आपको लिख देगा डाइमिकस। हमने देखिए ऑप्शन भी सेट कर लिया है। हमने लिख दिया कि इनमें से सिकंदर के साथ कौन आया था, कौन नहीं आया था। तो आंसर आप लगाएंगे तटाक से डाइमिकस। भाई साहब, डाइमिकस नहीं आया था, ये बाद में आता है, सिकंदर पहले आ जाता है। निरयाकस, आने सिक्रटस और अरिस्टोबुलस के जो वृत्तांत हैं ये अधिक प्रमाणिक हैं। अधिक प्रमाणिक किससे हैं? तो हेरोडोटस से हैं, टीसीएस से हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कई बार यूपीपीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है निरयाकस, आने सिक्रटस और अरिस्टोबुलस से, तो याद रखेंगे हम सभी लोग।
अब हम लोग बात भी कर लेते हैं डाइमेकस की, और एक और था डायोनीसियस हो, एक हमने लिख दिया डाइमेकस, एक हो गया डायोनीसियस, और तीसरा और इम्पोर्टेंट है मेगस्थनीज। ये तीनों जो हैं मौर्य दरबार में आए थे, उस समय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अगर बात करें तो इंडिका रही है, जो सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बताती है। इंडिका किसने लिखी है? तो मेगस्थनीज ने लिखी है। तीनों को याद रखेंगे। डाइमेकस मौर्य वंश में आया और पाटलिपुत्र के विषय में खूब इसने लिखा है, पाटलिपुत्र के विषय में। डायनोसियस भी मौर्य वंश से संबंधित है, मेगस्थनीज भी। कई बार क्वेश्चन पूछता है, यहीं पे चौथा ऑप्शन दे देगा निरयाकस, तो क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के समय में नहीं आया? तो ऑप्शन हो जाएगा निरयाकस। आप सभी अभी पढ़े हैं निरयाकस, सिकंदर के समय में आनेसिक्रिटस है, अरिस्टोबुलस है, ये सब सिकंदर के समय में आए थे। तो यहाँ से घुमा घुमा के हमसे क्वेश्चन पूछेगा। आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हराने की गुंजाइश नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं प्लिनी की तरफ। एक और महत्वपूर्ण लेखक हैं प्लिनी। इन्होंने पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। देखिए, यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे, नेचर से संबंधित है तो इसका मतलब पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने बताया होगा, पेड़ पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में इन्होंने जानकारी दी है नेचुरल हिस्ट्री नामक अपनी पुस्तक में। किसने? प्लिनी ने। एक और हैं आपके टॉलमी आपके हो गए किससे संबंधित? भूगोल से संबंधित हो जाएंगे। प्लिनी आपके हिस्ट्री के विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो बात करेंगे ये कब लिखी गई, तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, और प्लिनी की प्रथम शताब्दी में इस पुस्तक को लिखा गया, नेचुरल हिस्ट्री। आपसे पूछ सकता है कि पेड़ पौधों के विषय में किस लेखक ने वर्णन किया है? पेड़ पौधे हों, जानवर हों या खनिज के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने लिखा है। टॉलमी ने क्या किया है? तो भारत का भूगोल ही लिख डाला है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक। एक और हम लोग एक अज्ञात लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। यहाँ देखिए, यहाँ खाली जगह है, इसमें हम कर लेंगे। क्या पुस्तक का नाम है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। किसने लिखी है? तो अज्ञात हैं, जानकारी इस बात की नहीं है कि इसके लेखक कौन से हैं। तो निश्चित रूप से सी की बातें समुद्र से संबंधित कुछ ना कुछ रही हैं। बताते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने की। तो इन्होंने बताया है भारतीय बंदरगाहों के बारे में। किसके बारे में? भारतीय बंदरगाहों के बारे में, और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अपने इंडिया उस समय कैसा था, किस प्रकार का था। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत और फारस संबंध पर किसने प्रकाश डाला है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो भारत और फारस के संबंध के बारे में वही इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इतिहास के पिता ने संबंध पर, भारत और फारस के संबंध पर भी प्रकाश डाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चीनी साहित्य की तरफ। कौन से साहित्य है? चीनी साहित्यिक स्रोत क्या क्या है? तो इसमें एक नाम होगा आपका ह्वेनसांग का। इनकी रचना है सी यू की। ये क्या किए हैं? तो ये भारत में भ्रमण के लिए आए थे, बौद्ध साहित्य को इकट्ठा करने के लिए। ये नालंदा रहे, हर्षवर्धन के समय इनकी यात्रा होती है। हर्षवर्धन राजा जो हर्ष थे, जिन्होंने प्रयागराज में जो चलता है आपका महाकुंभ वगैरह, ये इन्हीं हर्षवर्धन की देन है। और हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि पहले ये भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में ये बुद्धिस्ट हो गए, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो इन्हीं हर्षवर्धन के द्वारा यहाँ पर प्रयाग में मेला का आयोजन किया जाता था। चलिए, वो बहुत बात की बातें हैं, हम बाद में बात कर लेंगे। एक और आपके महत्वपूर्ण हैं इत सिंह। 7वीं शताब्दी के बाद
7वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं शताब्दी के अंत में। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ खाली स्पेस हम बना लेते हैं, आगे इसी में हम लोग रचना करेंगे। तो एक और पॉइंट पूछा जाता है कि 16 वर्षों तक कौन रहा, तो 16 वर्षों तक आपके रहे हैं कौन, ह्वेनसांग। 6 साल तक तो इन्होंने आपको, इन 16 में से अगर 6 अगर माइनस कर देंगे तो ये आपके नालंदा में गुजारे हैं। इनकी परीक्षा होती है, उसमें एडमिशन मिलता है, बौद्धों के बारे में जानकारी इनको जुटानी थी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, चाओजुकुआ से संबंधित है, यहाँ देख लेते हैं। एक नाम है चाओजुकुआ। चाओजुकुआ से किसकी जानकारी मिलती है, तो चोलों की, चोलों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। और कहीं ये देखिए, यहाँ आपको ब्लैंक पेज मिल गया, इसमें सभी बातें हमारी हो जाएंगी। तो एक और बात है कि हर्षवर्धन जो राजा थे, इनके पूर्वी अभियान की जानकारी कौन देता है, तो मातवान लिन। याद रखना पड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि 138 देशों की विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यही CU की। कहा यह जाता है कि जब ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में यहाँ आया, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आया, दोनों का हम लोग कालक्रम याद रखेंगे, यानी कि ह्वेनसांग पहले, इत्सिंग बाद में। कहा यह जाता है कि जब ये ह्वेनसांग समुद्र में यात्रा कर रहा था, यहाँ से बहुत सारे ग्रंथ ले जाता है, किताबें ले जाता है, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ ले जाता है। तो जब इसका जहाज़ फंस जाता है मझधार में, तो ये क्या करता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति हो और जो भी यहाँ से ले गया था ज्ञान यानी कि पुस्तकें, वो रख लेता है और बाकी खाने पीने की सामान को फेंक देता है, जितने कीमती सामान है उनको फेंक देता है। तो समझिए, फिर भी ये जिंदा बच के वापस अपने चाइना चला जाता है। ऐसा महान आदमी था ह्वेनसांग। समझिए, 138 देशों के बारे में उसने लिख दिया है। एक और पॉइंट है, चीन के जो भी यात्री थे वो भारत को इनतुन कहते थे, इनतुन के नाम से भी बुलाते थे। आगे हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट्स के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करेंगे, यहाँ इनतुन नहीं इनतू कहते थे, इनतू। तो इसी से हम लोगों ने भी पढ़ा था चिंटू, ऐसी इनतू। तो हम लोगों का वैसे नाम ही होता है चिंटू मिंटू। चलिए, कोई नाम खराब नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने जाएंगे प्राग ऐतिहासिक काल को।